द न्यू टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ समझ चुके हैं, उसके एप्लीकेशन समझेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें फॉलो की जाती है। तो सबसे पहला जो अपने को लिखा हुआ है ना, ध्यान से समझना चीज़ों को, ठीक है। सबसे पहला अपने वो लिखा है जैसे कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। जब आप क्रिकेट बॉल को कैच करते हो तो क्या सिनेरियो रहता है, क्या क्या चीज़ें रहती है, उसको समझते हैं। कहता है क्रिकेट प्लेयर या फील्डर जो है ना, वो कैच करता है एक फास्ट मूविंग बॉल जो बहुत तेजी से आ रही है, उसको जब वो कैच करता है तो क्या होता है। तो आपको पता है क्रिकेट जो बॉल ना, बिकॉज ऑफ अब देखो मोमेंटम, मोमेंटम दो क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है, एक तो उसका वेट कितना है और एक उसका स्पीड कितना है। तो आपको पता है कि इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं बात करूं तो फास्ट क्रिकेट बॉल है तो उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, बिकॉज उसकी स्पीड हाई है ना, क्योंकि मोमेंटम दो चीज़ पे डिपेंड करता है। बॉल का वेट तो मान लो चलो ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसकी स्पीड तो ज़्यादा है। तो उस बॉल को आपको सेफली कैच करना है, तो उसका मोमेंटम आपको, भाई जायज़ बात है, जब उसको आपका उसको मोमेंटम पूरा हाथ में आ जाए, रुक जाए, इसके लिए उसका मोमेंटम आपको जीरो कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसका मोमेंटम जीरो हो जाना चाहिए, यानी कि उसकी स्पीड आपको जीरो में कन्वर्ट करनी है, क्योंकि वेट तो कभी कम नहीं होगा। ठीक है ना। दो केसेस हैं, अगर आपने अपने हाथ को स्टेशनरी रखा तो क्या सिचुएशन होगी। तो कह रहा है इफ द फील्डर कीप हिज हैंड्स स्टेशनरी एंड स्टॉप द बॉल सडनली। अगर बंदा अपने हाथ को यूं रख रखा है और बॉल आ रही है एकदम से, ठीक है ना, तो बॉल का जो मोमेंटम है ना वो रिड्यूस तो हो जाएगा जीरो पे इन वेरी शॉर्ट टाइम। तो अब हुआ गया ऐसे, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे बॉल पकड़ रखी है और बॉल आई और ऐसे मैंने हाथ रखा बिल्कुल स्टेशनरी के, हटाऊंगा नहीं बिल्कुल, तो बॉल बहुत ही कम टाइम में अपना मोमेंटम जीरो करने का ट्राई करेगी, है ना। तो बिकॉज जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा एकदम से चेंज होगा, तो रेट ऑफ चेंज जो होगा ना वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको देखो, कोई भी चीज़ आ रही है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ ऐसा आ रही है धीरे धीरे या तेज आ रही है, तो आप क्या करोगे, आपको मैंने क्या समझाया कि आप धीरे 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 उसका मोमेंटम चेंज करने की कोशिश करोगे, बिकॉज उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। जब उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो यू नीड मोर टाइम टू चेंज इट्स मोमेंटम, है ना। और आपने क्या करा, उसका मोमेंटम जल्दी से चेंज कर दिया, जल्दी से जीरो कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आपने अपने हाथ को हिलाया ही नहीं। तो वो यहीं पे ऐसे आपके हाथ में एकदम से जीरो मोमेंटम होने में उसको कम टाइम मिला। तो जब कम टाइम उसको मिला, क्विकली चेंज हो गया, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा तेज हुआ। जो अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम देखें तो फोर्स हमारा डायरेक्टली रिलेट करता था चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इसका मतलब फोर्स जो है ना वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, और फोर्स इनवर्सली रिलेट करता है कि टाइम कितना लग रहा है। मतलब फोर्स ज़्यादा, टाइम कम, ठीक है ना। और फोर्स अगर कम लगाया है तो टाइम ज़्यादा लेगा, या फिर फोर्स का मोमेंटम से चेंज करें, अगर चेंज इन मोमेंटम बहुत ज़्यादा है इसका मतलब फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, यानी कि चेंज इन मोमेंटम बहुत ज़्यादा कम है इसका मतलब फोर्स भी कम लगाया है, तो डायरेक्टली रिलेट करते हैं। तो देखो हुआ क्या अब यहाँ पर आपने एकदम से मोमेंटम चेंज करने की कोशिश करी, है ना, यानी कि जो आपने शॉर्टर स्टॉपिंग टाइम रखा, आपने जो उसको रोकने की कोशिश करी वो बहुत ज़्यादा कम टाइम में थी, ज़्यादा फोर्स आपने लगाया होगा और प्लेयर को हर्ट हो सकता है उस केस में। क्यों? देखो, टाइम उल्टा रिलेट कर रहा है फोर्स के साथ, क्योंकि दोनों नीचे ऊपर है, क्रॉस है, क्रॉस में उल्टा रिलेशन होता है। खुद सोचो, टाइम आप क्या कर रहे हो, टाइम आप ज़्यादा ले रहे हो कम ले रहे हो, आप जल्दी से बॉल का मोमेंटम चेंज कर रहे हो, तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम भी आपका ज़्यादा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हाई है। और दूसरी बात, टाइम बहुत ज़्यादा कम ले रहे हो, टाइम क्या ले रहे हो, कम। इसका मतलब उसका उल्टा फोर्स से रिलेशन होता है। अगर आप टाइम कम ले रहे हो मेरे भाई, तो इसका मतलब ये जो अपना फोर्स है ये ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। फोर्स ज़्यादा लगा होगा आपका, और फोर्स ज़्यादा लगा होगा इस वजह से आपको हो सकता है बिकॉज ऑफ मोर लार्जर फोर्स आपको हर्ट हो जाए। लेकिन हमने केस टू में क्या करा, हमने जैसे जैसे हम कैच पकड़ रहे हैं, हमने अपने हाथ को ऐसे बैकवर्ड मूव, इस तरीके से, देखो जैसे ना इस तरीके से बॉल इस तरीके से पकड़ी ऐसे, नॉर्मली आप बाहर क्रिकेट खेलते होगे कैच करते होगे, तो इफ द फील्डर मूव हिज हैंड बैकवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ बॉल, जिस बॉल बॉल जिस डायरेक्शन में, जैसे अब ऐसे मत करना अपोजिट डायरेक्शन, बॉल ऐसे आ रही है और आपने हाथ भी यूं कर दिया, तो ये तो उल्टा सीन हो गया ना। आप क्या कर रहे हो, बॉल ऐसे आ रही है, फॉर एग्जाम्पल बॉल ऐसे आ रही है, ठीक है ना, बॉल ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, तो आपने क्या करा, उसको उसको जैसे पकड़ा और फिर आप पकड़ने के बाद उसको थोड़ा नीचे लेके जा रहे हो, नीचे लेके जा रहे हो ऐसे, बिकॉज आप मोमेंटम चेंज करने के लिए टाइम ज़्यादा दे रहे हो। इसका मतलब आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा, इसका मतलब आपका बॉडी कम हर्ट होगा, बस खत्म, इतनी सी बात है, ठीक है ना। इसका मतलब मोमेंटम जो है ना वो डिक्रीज हो रहा है स्लोली स्लोली, है ना, रेदर देन सडनली, है ना। तो रेट जो होगा ना मोमेंटम का जो चेंज हो रहा है वो भी स्लो स्लो हो जाएगा, मतलब जो चेंज इन मोमेंटम है वो भी स्लो होगा धीरे धीरे, वो भी एकदम से बहुत ज़्यादा स्पीड से जीरो नहीं हो जाएगा, ठीक है। और रिजल्ट होगा क्या कि फोर्स जो आप एक्सपीरियंस करोगे अपने हाथ के द्वारा वो छोटा, ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करोगे, जिस वजह से इंजरी से बच जाओगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना होता है, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट टॉपिक, हाई जंपर लैंडिंग।
तो आप जब हाई जंप मारते हो, हाई जंप समझते हो ना, एक होता है कि जैसे एक पर्टिकुलर ये इसके ऊपर से हाई जंप मारना, और लॉन्ग जंप होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, लॉन्ग, दिस इज लॉन्ग जंप एंड दिस इज हाई जंप। तो इट इज अबाउट हाई जंप की लैंडिंग करना, ठीक है ना, तो ये समझते हैं। हाई जंप के इवेंट में एथलीट जो होता है ना वो लैंड करता है आफ्टर जंपिंग, तो एक सिग्निफिकेंट एक पर्टिकुलर हाइट से जब वो जंप कर रहा होता है तो जंपर हैज अ लार्ज मोमेंटम ड्यू टू बोथ देयर मास एंड द स्पीड फॉलिंग। अब जायज बात है, इंसान का मास है, ठीक है ना, मतलब वेट है, और दूसरा भाई जायज बात है वो भाग के आ रहा होगा, ऐसे तो आराम से नहीं कर रहा होगा क्रॉस, उसके बाद उसके पास स्पीड भी है, इसका मतलब मोमेंटम ज्यादा है, तो उसका जो मास और स्पीड जो है ना वो फॉल कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि जैसे वो आ रहा है तो मास और स्पीड ऐसे मतलब फॉल कर रहा है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ एक्सप्लेन करता है कि जो लैंडिंग सरफेस है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए सेफ्टी के पर्पज से। क्यों भैया, ऐसा क्यों सेफ्टी के पर्पज से इंपॉर्टेंट क्यों होना चाहिए? देखो, सॉफ्ट लैंडिंग, या तो आप वहाँ पे जैसे थोड़ा होता नहीं, जैसे कभी आप बाहर जाके गार्डन वार्डन में, मतलब जो पार्क वार्क में देखोगे ऐसा कोई हाई जंप या लॉन्ग जंप कर रहा होगा, तो या तो वहाँ पे ऐसा गद्दे का सॉफ्ट सा लगा रखा होगा, बहुत बड़ा सा गद्दा, ताकि वो नीचे आराम से गिर जाए, या फिर मान लो बहुत ज्यादा मिट्टी, देसी बंदे हो तो इस तरीके से मिट्टी से पूरा लगा रखा होगा, है ना, इस तरीके से, तो गाँव में जैसे हो गया इस तरीके से, या फिर ऐसा नहीं है कहीं भी, इट डज नॉट मैटर, बट हाँ चीजें हो रखी होंगी। जब जंपर लैंड करता है सॉफ्ट सरफेस पे, सच है जैसे ही सैंड पे कर रहा है या क्वेश्चन पे कर रहा है, तो स्टॉपिंग टाइम जो होता है ना उसका, वो रेस्ट जीरो वेलोसिटी पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी इस टाइम पे उसके पास स्पीड भी है और उसके पास मास तो है ही, तो भाई जायज बात है उसका जो है ना, क्या कहते हैं, जैसे ही वो ग्राउंड को टच करेगा तो जायज बात है उसका जो ना, क्या कहते हैं, एकदम से टाइम जो है ना थोड़ा सा वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बॉडी जो है ना एकदम से रेस्ट पे आएगी आफ्टर टचिंग द ग्राउंड, है ना, तो वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मोमेंटम जो है ना उसका धीरे धीरे कम होगा, ग्रेजुअली एकदम से क्या होगा, मतलब एक एक होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सिंपल है, ये सरफेस है, बड़ा हार्ड सरफेस है, बंदा आया ऐसे 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 जंप मारा, अब ये हार्ड सरफेस है, ये ऐसे ही रहेगा, तो ये धड़म, वो बंदा थोड़ा ऐसा धड़म ऊपर होगा ऐसा। तो इस केस में हुआ क्या ना, इस पर्टिकुलर केस में जब उसने बॉडी को टच किया, तो टच करने पर उसका इस टाइम पे मोमेंटम जीरो हुआ। अब जीरो हुआ तो ये वाला ऑब्जेक्ट, ये जो बंदा है, जब बंदा ऐसे जंप मार रहा है ऐसे, तो बंदा जब जंप कर रहा है ना ऐसे, तो उस पर्टिकुलर केस में ये जो बंदा है, ये अपने साथ स्पीड ला रहा है और अपना मास ला रहा है, और ये एक सरफेस है, इस सरफेस को अपने आप को एडजस्ट करना है, इस सरफेस को अपने आप को एडजस्ट करना है कि वो उस बंदे का मास और स्पीड के साथ जो जो मोमेंटम ला रहा है वो अपने साथ, उस मोमेंटम को जीरो शिफ्ट करना। लेकिन ये सरफेस तो बिल्कुल सॉलिड है, ये सरफेस ना कोई कह रहा है कोई हेल्प नहीं होगी, आओ और टकराओ जैसे भी, जैसे आप इसको टकराओगे आपको हर्ट होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे सरफेस टकरा रहे हैं, अब जमीन को थोड़ा ना हर्ट होगा, आपको ही तो हर्ट होगा। तो इसमें आपको जो है बिना क्या कहते हैं, देखो समझो, जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये तो हार्ड सरफेस हो गया, लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम गद्दा रख दे या मिट्टी रख दे, जैसे इंसान, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप इस पे गिरोगे तो क्या होगा, जैसे फॉर्म होगा, तो आपको देखते हो फॉर्म का जो, जैसे मान लो ये फॉर्म है और इस पे कोई गिरा, तो जैसे ही कोई गिरता है, मान लो ऐसे है, जैसे ही वो गिरता है तो यूं हो जाता है ना, यूं, मतलब गद्दा थोड़ा सा पिचक जाता है, ऐसा होता है कि नहीं होता? वो आपका मोमेंटम जीरो होने की कोशिश करा रहा है, ताकि आपका मोमेंटम धीरे 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 जीरो हो जाए, वो उस चीज में आपको हेल्प कर रहा है। तो जैसे जैसे मोमेंटम जो होगा ना आपका चेंज होगा, वो स्मॉलर होगा और स्टॉप स्टॉप करेगा आपको आपके जो फोर्स को है, ताकि आपका जो जंप है वो मैक्स टू मैक्स लेस हो जाए, ठीक है ना, और जंपर जो है ना वो फिर आराम से बिना किसी इंजरी के सेफली गिर जाएगा। हार्ड लैंडिंग की अगर हम बात करें कंक्रीट और हार्ड सरफेस पे, इफ द जंपर फॉल्स ऑन अ हार्ड सरफेस द स्टॉपिंग टाइम इज वेरी शॉर्ट। देखो अगर मान लो कोई कंक्रीट दीवार जमीन हो गई, अब जमीन पे वो एकदम से गिर रहा है कि नहीं, तो बहुत पहली बात क्या हो गया, उसका जो हार्ड सरफेस है और स्टॉपिंग टाइम बहुत ज्यादा कम। स्टॉपिंग टाइम पता है क्यों कम होगा? दे मान लो दो सरफेस है, अब एक गद्देदार है, ठीक है ना, एक अपना गद्देदार सरफेस है, ये वाला सरफेस गद्देदार है और ये वाला कंक्रीट है, हार्ड है। दोनों पे जब बंदा गिरेगा तो एक क्या होगा ना, थोड़ा सा ऐसे पिचक जाएगा और दूसरा बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। तो जब एक पिचक जाएगा इस तरीके से, तो आप खुद सोचो ना, इस बंदे में यहीं पे गिरा, इसका जो मोमेंटम है यहीं जीरो हो गया, लेकिन इस बंदे का मोमेंटम नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, मोमेंटम टाइम लेगा थोड़ा ज्यादा जीरो होने में, जिस वजह से उसको इंजरी होने का चांस कम होगा, लेकिन दूसरे वाले को इंजरी होने का चांस ज्यादा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ये देखो इस तरीके से, जैसे मान लो बंदा गिर रहा है, अब फोर्स जो है ना बहुत ज्यादा लार्ज है, तो देखो यहाँ पर अगर आप ला दोगे तो क्या हो रहा है ना, ये बंदा यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा तो थोड़ा नीचे तक जाएगा, नीचे तक, जिस वजह से जैसे नीचे जाएगा तो थोड़ा फिर ऊपर भी आएगा, जिस वजह से वो उसका मोमेंटम जीरो होने में हेल्प कर रहा है। चलें, समझ में आ रहा होगा आपको। इसके बाद आगे चलते हैं, यूज ऑफ सीट बेल्ट इन कार। जब आप कार में सीट बेल्ट का यूज करते हो वो समझते हैं, वो क्या केस होता है। जब भी एक कार मूव कर रही है, तो जो कार और पैसेंजर दोनों उसके अंदर बैठे हैं, तो वो अपना मोमेंटम चेंज करते हैं। कैसे? मान लो कार सडनली स्टॉप करी,
एक एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट द कार्स मोमेंटम बिकम जीरो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, है ना। तो क्या होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कुछ भी ब्रेक मारा एकदम से, तो आपको पता है जो आपका क्या कहते हैं कार का मोमेंटम है वो एकदम से जीरो, भाई स्पीड एकदम से भाई चल रही है, गाड़ी का वजन भी है, गाड़ी का स्पीड भी एकदम से रोकेगा गाड़ी अपने आप को एकदम से, तो उस केस में क्या होगा, गाड़ी का मोमेंटम जीरो होगा। इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया आप समझ रहे होगे, आप स्टार्टिंग वाला फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया की वजह से क्या होगा, जो पैसेंजर है ना वो अभी भी मूव करना आगे की तरफ प्रेफर करेंगे, है ना, सेम उसी स्पीड से। तो उन पैसेंजर को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका जो मोमेंटम है वो भी जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए मोमेंटम जो होता है ना वो डिसाइड करता है वेदर दे विल बी सेफ और इंजर्ड, ठीक है ना। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल सीट बेल्ट नहीं लगाई, ये गाड़ी चला रहा हूँ ऐसे, है ना, ठीक है। तो अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अब आई एम राइट नाउ, अब कोई इंसान मुझे देखेगा तो मैं, देखा जाए गाड़ी चल रही है तो मैं गाड़ी के साथ साथ मोशन में हूँ, ये बात आपको समझनी है। काइंड ऑफ मैं एक तरीके से मोशन में हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, और मैंने ब्रेक मारा, तो मेरे को पता है कि मैं मोशन में हूँ, तो जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, लॉ ऑफ इनर्शिया, वहां पर ये था कि वो टेंड करेगा कि अगर वो मूव कर रहा है तो इट टेंड्स टू, या लाइक आप मूविंग भी रहो, वो यही करेगा। तो मैं एकदम से जैसे ब्रेक मारूंगा तो मेरी बॉडी मेरे को ये कहेगी मजा आ रहा था भाई साहब, चेंज क्यों कर रहे हो, मूविंग में ही रहो। तो मेरी बॉडी ने, जैसे ही मैं ब्रेक मारूंगा, मेरी बॉडी एकदम से सडनली स्टॉप नहीं होगी, वो मेरी बॉडी मेरे को धक्का दे देगी आगे कि भाई तू एकदम से रुका क्यों, क्योंकि मैं रुक गया। मेरी गाड़ी, भले ही मैं रुका हुआ हूँ गाड़ी के अंदर, लेकिन गाड़ी मूव कर रही थी, तो जिस वजह से जैसे गाड़ी को मैंने रोका तो मैं एकदम से आगे हो जाऊंगा, और जैसे ही मैं आगे होऊंगा तो उस टाइम पर मेरी सीट बेल्ट जो है ना वो क्या करेगी, वो एक तरीके से मेरे को उसको रोकने का काम करेगी कि रुको भाई साहब रुको, कहाँ जा रहे हो, आगे रुको। तो ये जो सीट बेल्ट है ना, सीट बेल्ट, ये मेरा क्या काम कर रही है, ये मुझे रोकने में मदद करेगी। मेरी जो सीट बेल्ट रहेगी ये इस तरीके से, ये मुझे रोकने में मदद करेगी। क्या रोकने में मदद करे, समझो, जैसे ही मैंने आगे ब्रेक दबाया तो मैं आगे जा रहा हूँ, तो मैं, मेरी बॉडी क्या क्या प्रेटेंड करेगी कि मूव रहो, मेरी बॉडी ये करेगी एक्ट कि भाई तू मूविंग में था और तू एकदम से अपने आप को रोक रहा है, तो तू मूविंग में जा वापस। तो मैं अपने आप को मूविंग में जा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब मेरे पास, बिकॉज मेरा वेट भी है, बिकॉज गाड़ी की स्पीड भी थी, तो इसका मतलब मेरा मोमेंटम है गाड़ी के अंदर बैठा हुआ, ब्रेक लग रहा है एकदम से तो वो मोमेंटम बना हुआ ही जा रहा है। लेकिन सीट बेल्ट का काम है उस मोमेंटम को जीरो करना। गाड़ी तो ब्रेक लगा के रोक दी, लेकिन भाई तुम्हें भी तो रोकना पड़ेगा ना बैठ के। तो तुम्हें जब गाड़ी रोकेगी बैठ के, तो तुम यहाँ बैठे हुए, तो सीट बेल्ट का काम है तुम्हारे मोमेंटम को रोक। अगर सीट बेल्ट नहीं है तो तुम आगे जाओगे धुड़ुम, ठीक है ना, थोड़ा आगे जाकर टक्कर वक्कर खा के फिर पीछे आओगे। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो मोमेंटम है वो, थोड़ा सा समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, उस केस में तो मोमेंटम लगा ही नहीं आपका, चेंज करने का कोई था ही नहीं, तो फिर तो एक्सीडेंट हो गया। लेकिन मान लो थोड़ा लूज सीट बेल्ट है, थोड़ा लूज सीट बेल्ट है, तो क्या करोगे, थोड़ा सा आगे चले जा सकते हो, है ना, बिकॉज लूज सीट बेल्ट है तो वो डिपेंड करता है कि कैसे कैसे मोमेंटम चेंज हो रहा है। टाइट सीट बेल्ट है तो थोड़ा जैसे आगे बिल्कुल अलग से गया, तो डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है ना। तो प्रोटेक्ट करना पैसेंजर को, तो मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए, लेकिन ये मोमेंटम रिड्यूस होगा, डिसाइड करेगा वेदर दे विल बी सेफ और इंजर्ड, ठीक है ना। वो मोमेंटम जैसे चेंज हुआ ना, जिस हिसाब से स्पीड चेंज हुई, वो डिसाइड करेगा कि भाई बंदे का मोमेंटम कितना, कैसे चेंज करा आपने एकदम से, बहुत जल्दी से टक्कर हो गई, बहुत रुक के आराम से हुआ, सब चीज़ रिलैक्स हुई कि नहीं हुई, वो डिपेंड करता है कि वो इंसान फिर सेफ होगा इंजर्ड होगा। जैसे सीट बेल्ट है, रोकने की कोशिश करी तो आराम से रुक गई, ठीक है ना, ये लेडी, और लेकिन अगर सीट बेल्ट नहीं होती तो तुम समझ रहे हो। चलो आगे चलते हैं। दोनों केस हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। इसका जो स्टॉपिंग टाइम है, अब जैसे मान लो फर्स्ट स्टॉपिंग टाइम है तो भाई जायज़ बात है जीरो होने की कोशिश करेगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, इसलिए फोर्स जो भी एक्ट करेगा उस पर वो इवन इंजरीज के साथ साथ डेथ भी कर सकता है। लेकिन इस केस में जैसे स्टॉपिंग टाइम आएगा तो उस केस में क्या होगा, रिड्यूस जीरो तो होगा, लेकिन जो स्टॉपिंग टाइम होगा ना वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। मतलब जो स्टॉपिंग टाइम मतलब सीट बेल्ट है ना जो, वो उसका मोमेंटम कम करेगी कि आप ऑलरेडी मूवमेंट में हो, तो आप जैसे सीट बेल्ट लगा रखे हो तो आप धीरे धीरे आगे हो गए, कि इसका मतलब आप बहुत जल्दी आगे हो सकते थे, लेकिन आपको धीरे धीरे वो रोक रहा है कि नहीं नहीं नहीं, आपको आगे नहीं जाना, आपको आगे नहीं जाना, तो वो आपका मोमेंटम रिड्यूस करने की कोशिश करता है। चलो आगे चलते हैं। बाकी इस पे कुछ एक आध क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। आप देखो मेरी बात ध्यान से समझना, चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है। इस क्वेश्चन का ग्राफ आपको ऑलरेडी दे रखा था, ठीक है ना। एक बार इस क्वेश्चन को मैं समझाना चाहूँ तो एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझा सकता हूँ, ध्यान से समझना। आपको स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। स्पीड टाइम ग्राफ देने के बाद आपको क्या कहता है कि एक कार जो है ना उसका 1000 किलो वजन है, और कार जो है ना उसका फोर्स जो अप्लाई हो रहा है 5 सेकंड के एंड में, ये जो 5 सेकंड है इसके एंड में यहाँ पे गाड़ी चल रही है, हमने फोर्स लगाया, और अगले 1 सेकंड में हमने पूरी गाड़ी को जीरो स्पीड पे लिया है।
अगले 1 सेकंड में हम गाड़ी को पूरी 0 स्पीड पे लिया, अगले 1 सेकंड के अंदर, टाइम यानी कि 1 सेकंड हो गया, और कह रहा है कि बताओ कितना फोर्स हमने लगाया होगा कि गाड़ी पूरी 0 हो गई उसकी स्पीड। तो इस टाइम पे आपका शुरुआत की स्पीड है, ये आपकी फाइनल स्पीड है। शुरुआत की स्पीड आपके पास 15 है, फाइनल स्पीड आपके पास 0 है। एक्सेलरेशन निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकलने के बाद आपके पास क्या कहते हैं, मास तो है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। खत्म करो आप इस क्वेश्चन को, है ना। ग्राफ के अकॉर्डिंग पहले आप इमेज समझ लो, ग्राफ आपको बनाना नहीं है, ग्राफ आपको दे रखा है। यहाँ पे 15 बना हुआ है, ठीक है ना। कह रहा है इस तरीके से कुछ बना रखा है ग्राफ ऐसे, यहाँ तक अपना 0 से लेकर 5 सेकंड तक सीन हो गया है, ठीक है। 0 से लेकर 5 सेकंड तक, और इसके बाद हमारा अगला जो 1 सेकंड है, जो छठा सेकंड है, 1 सेकंड का जो गैप है, इसमें हमारा जो स्पीड है वो 0 हो रहा है एकदम से, ठीक है ना। हमारा जो स्पीड है वो एकदम से 0 हो रहा है। तो अब होगा क्या, उसने पूछा है भाई इस केस में आपकी शुरुआत में स्पीड क्या है। आप कहोगे भैया शुरुआत में हमारी 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, और जायज़ बात है जब आपकी गाड़ी रुकेगी तो आपकी स्पीड हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लग रहा है, आप कहोगे भैया 1 सेकंड लग रहा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में 1 सेकंड का टाइम है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, v माइनस यू बाई टी। आपके मन में सवाल आ सकता है एक्सेलरेशन क्यों निकाल रहे हैं बेटा, फोर्स पता लगाना है। फोर्स गाड़ी के लिए 1000 किलो वजन है, मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन आ जाए बस एक बार। v लास्ट फाइनल स्पीड 0 है, -15 डिवाइड बाई टाइम 1 सेकंड लग रहा है। एक्सेलरेशन आ जाएगा -15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जिसे आप रिटार्डेशन भी कह सकते हो। अगर आप इसे रिटार्डेशन कहोगे तो 15 लिखें, लेकिन अगर आप एक्सेलरेशन लिखोगे तो -15 लिखोगे। फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है अपने पास 1000 kg, मास है अपने पास 1000 kg, और एक्सेलरेशन आया है -15, ठीक है ना। गुणा करोगे -15,000 न्यूटन आ जाएगा, जिसे आप 15,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह सकते हो। और आप देखो फोर्स को थोड़ा नेगेटिव तरीके से लिखा गया है, क्योंकि ये जो फोर्स है ना वो ब्रेक अप्लाई करते हुए फोर्स है, तो इसीलिए उसको कहा जा रहा है कि नेगेटिव फोर्स है। एक तरीके से ब्रेक रोक, मतलब ऑलरेडी मूविंग है और मूविंग से जीरो करने के लिए फोर्स है, दैट्स वाई, ठीक है। अगर हम देखें तो नेगेटिव साइन हमें ये कंफर्म कर रहा है कि जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है कार का, ठीक है। चले कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप, हाँ, जनरली आप कहना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि जो ब्रेकिंग फोर्स है वो 15,000 न्यूटन है। नेगेटिव साइन हमें ये दर्शा रहा है कि ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा था। अब हम लोग चलते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, दो लॉ हम समझ चुके हैं, पहला इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करता है और दूसरा मोमेंटम पे मैटर करता है। तीसरा जो है ना वो क्या कहता है, अगर हम बात करें न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, तो ये क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जब भी कोई एक बॉडी फोर्स लगाती है किसी दूसरी बॉडी पे, तो सेकंड बॉडी भी जो है ना वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स देता है फर्स्ट बॉडी पर। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब समझने के लिए बस आप ये याद रखो, एवरी एक्शन देयर इज एन ऑलवेज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। मतलब आपको सबसे बढ़िया चीज मैं बताता हूँ, गुब्बारे, आप गुब्बारा फुलाते हो, वो जो लंबा वाला गुब्बारा देखा आपने, जो आवाज करते हुए पू ऐसे ऐसे आवाज करके आता है, उसको याद रखो, है। तो आप लोग क्या करते हो, उसको पूरा फुला देते हो, खूब लंबा सा हो जाता है, फिर आप उसको हवा में छोड़ देते हो। तो उस सिचुएशन में दो, न्यूटन का ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है। अब उसको समझते हैं, उसको कैसे समझेंगे। तो जैसे ही मतलब मान लो आपने उसको छोड़ा, हवा भर के उसको छोड़ा, तो हवा में से वो जो छोटा सा होल है वहां से हवा निकलेगी। तो हवा निकल रही है, फॉर एग्जांपल ये गुब्बारा है, हवा पीछे की तरफ निकल रही है, तो हवा का जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो पीछे की तरफ हो रहा है, लेकिन आप देखते हो गुब्बारा आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये एक्शन था और उसका रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मतलब जो भी एक बॉडी पे फोर्स लगता है, ठीक है ना, सेकेंड बॉडी पे, मतलब जो भी एक फोर्स फर्स्ट बॉडी के द्वारा लग रहा है सेकेंड बॉडी पर, वही फोर्स जो सेकंड बॉडी है वो फर्स्ट बॉडी पे उसका रिएक्शन कहलाता है। मतलब एक बॉडी एक्सर्ट करती है एक फोर्स दूसरी बॉडी पे, और सेकंड बॉडी उसको इक्वल अपोजिट फोर्स देती है फर्स्ट बॉडी पे। मतलब अगर मैं किसी चीज पे फोर्स डाल रहा हूँ, सपोज कोई एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये सेकंड बॉडी मान लो, फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी, ये अगर इसको इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहा है, तो दिस इज द डायरेक्शन। तो जो दिस इज एक्शन, ये फोर्स लग रहा है, दिस इज एक्शन, एक एक्सर्ट हो रहा है फोर्स, या कोई भी एक बॉडी फोर्स लगा रही है दूसरे पे, तो जो दूसरा है ना वो उसको अपोजिट इक्वल फोर्स देगा, ताकि मतलब नेट फोर्स भी जीरो बन जाए, वो तो एक अलग चीज है। तो दिस इज एक्शन फोर्स एंड दिस इज उसको अगेंस्ट बिल्कुल बराबर से फोर्स दे रहा है, दिस इज रिएक्शन फोर्स। तो ये चीज न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि हर एक बॉडी
जो भी इक्वल फोर्स लगा रही है, जो जो भी फोर्स वो लगा रही है किसी दूसरी बॉडी पे, तो दूसरी बॉडी भी उसको अपोजिट इक्वल फोर्स अप्लाई करेगी अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर मैं इस चीज को यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ फर्स्ट बॉडी पे, तो फर्स्ट बॉडी ये जो है, ये फर्स्ट सेकंड बॉडी पे ऐसे इक्वल फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तो सेकंड बॉडी ये जो है ना, ये भी इसको इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स एक्सर्ट करेगी। दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इलस्ट्रेशन समझो, बॉक्स जो है ना वो रेस्टिंग है ग्राउंड पे, बॉक्स रेस्टिंग है ग्राउंड पे, सही बात है। सपोज एक बॉक्स को ग्राउंड पे रख रखा है, तो जो बॉक्स है मतलब जो वेट है बॉक्स का वो वर्टिकली डाउनवर्ड है ग्राउंड, मतलब एक तरीके से आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो ये एक एक्शन फोर्स हुआ, क्योंकि जब किसी बक्से को रख रखा है नीचे, तो जायज बात है उसका फोर्स ग्राउंड की तरफ ही लग रहा है, ठीक है ना। ग्राउंड को वो धक्का दे रहा है, अगर मान लो ग्राउंड ना होता तो वो नीचे खिंच जाता है, इसका मतलब फोर्स उसका नीचे की तरफ जा रहा है। अब ग्राउंड जो है ना वो क्या कहते हैं, पुश करता है बॉक्स को ऊपर की तरफ। ग्राउंड बोलता है तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे नीचे धक्का दिया जा रहा है, वो उसको ऊपर पुश कर रहा है, ले वापस जा, समझ रहे हो। तो अपवर्ड फोर्स जो है ना वो रिएक्शन फोर्स होगा, और इसी को हम नॉर्मल फोर्स कहेंगे, क्योंकि दोनों बराबर है इसलिए रुके हुए हैं। कोई एक ज्यादा या कम होता तो फिर फर्क पड़ जाता, है ना। मतलब ये जो फोर्स है ये इक्वल है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट जो बॉक्स है वो इक्विलिब्रियम, मतलब ऐसी स्टेज में जहां वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता। अब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो भाई, ये मैंने ऐसे हाथ रख रखा, उसमें मैंने ऐसे इसको रखा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ऐसे रखा इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है ना। तो अब इस केस में इसका एक मास की वजह से इसका एक फोर्स जाएगा, मोमेंटम मोमेंटम की वजह से, है ना। और नीचे इसका भी अपना एक अपना फोर्स होगा। अच्छा, इसको जनरली अगर मान लो इस इन दोनों का डायरेक्शन में, इन दोनों का डायरेक्शन सेम रख दो, दोनों का नीचे की तरफ डायरेक्शन रख दो, तो दोनों नीचे गिरेंगे, क्योंकि ये तो उसको और धक्का देगा और ये भी नीचे जा रहा है, ये उसको अपोजिट रोक नहीं रहा। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, ठीक है ना। और ये दोनों एक दूसरे को यहीं पे रुके हुए हैं इस वजह से, क्योंकि दोनों के फोर्स बराबर है। लेकिन अगर कोई इसको दूसरी तरफ धक्का दे रहा है तो किसी एक का फोर्स ज्यादा है दूसरे पे, वही सेम चीज। अब ग्राउंड पे रख रखा है, जब ग्राउंड, जैसे मान लो मैं ये फॉर एग्जांपल ये फ्लोर है, इस फ्लोर पे मैं इस वस्तु को रख रहा हूँ ऐसे। अगर मान लो इस वस्तु का फोर्स ज्यादा होगा तो इसको नीचे की तरफ धक्का देगी ग्रेविटी की वजह से, बोलेगी हट हट हट। लेकिन अगर इसका फोर्स उसी के ऊपर वाले के बराबर हुआ तो इसको बोलेगी भाई मैं तुझे ऊपर नीचे नहीं जाने दूंगी, ठीक है ना। ये इसको होल्ड करके रखेगी, यानी कि दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये काइंड ऑफ, भले आपको स्टेशनरी दिखाई दे रहे हैं पर काइंड ऑफ लड़ रहे हैं। ये कह रहा है और नीचे जा, और ये कह रहा है कि नहीं ऊपर जा, तो वो कह रहा है नहीं ऊपर नहीं जाऊंगा मैं, मेरा फोर्स भी ज्यादा है, तो दोनों का इक्वल फोर्स पड़ रहा है उस टाइम पर। ठीक है ना, बस यही चीज है, खत्म, और क्या। इसके बाद यहाँ पर एक और बात की गई है, दो बातें, कि जो भी इफेक्ट होगा ना एक्सेलरेशन का या मूवमेंट का, वो डिपेंड करता है उनके मास ऑफ बॉडी पे। ये जो बात कही गई है इसको मैं समझाता हूँ आपको, फिर आप ये वाला एग्जांपल देखना। अब ध्यान से समझो मेरी बात, ठीक है ना। बाकी केस वन स्मॉल मास, जैसे कि देखो एक बॉडी है बी, उसका मास 2 kg है, कह रहा है उसका एक्सेलरेशन पता लगाते हैं। मतलब ये एक तरीके से एक्सेलरेशन क्यों निकालना चाह रहा है, क्योंकि हमें फोर्स पता है, फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है, मास 2 है, तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ एक बॉडी ए है जो थोड़ी हैवी रख देते हैं, सपोज उसका वजन 100 kg है, उसका एक्सेलरेशन पता लगाएंगे तो उसका एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है ना वो ज्यादा एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। मतलब ये सॉरी, जो ए वाला है जिसका वजन ज्यादा है वो ज्यादा एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा और बी वाला ज्यादा एक्सेलरेट कर लेगा। समझना क्या आ रहा है यहाँ से, समझ क्या आ रहा होगा, कंक्लूजन क्या निकल रहा है। अब जब आपने देखा कि दो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज है, देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, दो वस्तु रखी गई है, दोनों का फोर्स सेम है 10 न्यूटन, और दोनों का फोर्स 10 न्यूटन है। एक का जो मास, अब आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान समझो, दोनों का फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे एक चीज समझ गए होगे कि ये दो वस्तु थी, ठीक है। दो वस्तु है, दोनों का फोर्स लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल पहले का फोर्स 10 है, सेकंड का फोर्स भी 10 है। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब मान लो इनमें से कोई एक एक्शन रहा होगा, सपोज कोई एक रिएक्शन रहा होगा, या कोई ये एक्शन रहा होगा या वो रिएक्शन रहा होगा, ओके। तो दोनों में सेम फोर्स आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उनका मास और एक्सेलरेशन सेम हो। मतलब 10 आया है, 10 कैसे आ सकता है, 1 × 10 आ सकता है या 2 × 5 आ सकता है। इसका मतलब दोनों का मास अलग हो सकता है और दोनों का फिर स्पीड अलग होगा। अगर इसका मास कम है और इसका मास ज़्यादा है तो इसका स्पीड ज़्यादा होगा और इसका स्पीड कम होगा, या फिर अगर इसका स्पीड ज़्यादा है, इसका मास कम होगा और इसका स्पीड कम है तो उसका मास ज़्यादा होगा। तो ये डिपेंड करता है कि अगर दोनों का एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम है तो इट डज नॉट मैटर कि दोनों का जो है मास और एक्सेलरेशन, यानी कि मास और स्पीड दोनों का वेलोसिटी जो भी है काइंड ऑफ वो सेम होगा, ये ज़रूरी नहीं है।
इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है कि देखो दोनों का है ना, एक स्मॉल मास में रखा तो 2, तो उसका एक्सेलरेशन 5 बना, लेकिन एक का 100 किलो मास है तो उसका, बिकॉज फोर्स सेम है तो इस वजह से उसका एक्सेलरेशन अलग हो सकता है। तो यहाँ यही चीज़ लिखा है कि एक्सेलरेशन और मूवमेंट जो होती है ना वो बताती है, वो डिपेंड करती है मास पे। मतलब अब फोर्स तो दोनों का सेम है, लेकिन जो एक्सेलरेशन यानी कि मूवमेंट में जो चेंज आ रहा है वो डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर। मास कैसा है फिर उस हिसाब से उसका स्पीड होगा। ये तो बेसिक से एक बात है, ठीक है ना। एक ए ऑब्जेक्ट और एक बी, दोनों पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, इस पे भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। ए का जो मास लिखा गया वो लिखा गया 2 kg, नहीं 2 नहीं 100 kg, और बी का जो मास लिखा गया वो लिखा गया 2 kg। तो जब आपने इन दोनों केस में एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करी दोनों केस की, कि हम देखते हैं कि कौन कैसे कैसे अपनी स्पीड को बदलेगा, तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। जहाँ से एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन को यहीं रखो और फोर्स को डिवाइड कर दो m से। फोर्स कितना है हमारे पास फोर्स है भैया यहाँ पर इस केस में 10 न्यूटन, और मास कितना है फॉर एग्जांपल पहले वाले केस में 100 kg, डिवाइड बाय, है ना, 0 से 0 कटा, 1/10 है, 0 हटाया पॉइंट लगा, तो एक्सेलरेशन हो गया 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फर्स्ट केस का एक्सेलरेशन। सेकंड केस का अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो सेकंड केस में जो एक्सेलरेशन होगा वही सेम फोर्स कितना 10 न्यूटन और डिवाइड बाय 2। इस केस में हमारा एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इसका मतलब देखो दोनों में फोर्स सेम लगाया जा रहा है, बिल्कुल सही लगाया जा रहा है, बिल्कुल सही, लेकिन दोनों पे मास अलग था, दोनों का मास अलग था, जिस वजह से सेम फोर्स तो नजर आ रहा है लेकिन दोनों का मास अलग था, दोनों का मास डिफरेंट था, दोनों का मास हमारा डिफरेंट था। जो डिफरेंट मास होने की वजह से क्या कंक्लूजन निकल कर आया, डिफरेंट मास निकलने से कंक्लूजन ये निकल के आया कि दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, यानी कि दोनों की चेंज इन स्पीड डिफरेंट हो सकती है। और उसी चीज को एक्सप्लेन करा कि एक्सेलरेशन और जो मूवमेंट है वो डिपेंड करती है मास के ऊपर। मतलब दोनों का एक्शन और रिएक्शन सेम हुआ, बट आगे जाके हमने क्या पढ़ा कि उनका जो एक्सेलरेशन है वो तो उनके मास के ऊपर डिपेंड करेगा। न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है। अगर इसको हम जस्ट रेफरेंस के लिए समझें तो एक बेसिक सी बात है कि नेट फोर्स की यहाँ बात हो रही है, तो आप खुद सोचो, एक्शन है रिएक्शन है, दोनों का फोर्स सेम है, तो नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स हमारा 0 हो गया, यहाँ पे 0 न्यूटन, नेट फोर्स हमारा 0 न्यूटन हो गया। तो नेट फोर्स 0 है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एक्सेलरेशन जो होता है ना वो रिमेन्स रेस्ट होता है, वो कोई एक्सेलरेशन नहीं होता उनके बीच में। कैसे, जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स का एग्जाम्पल लेके इसको समझाया गया है। अगर आप ध्यान से देखो तो कह रहा है प्रीवियस केस में आपने देखा बॉक्स जो है ना वो अर्थ को नीचे की तरफ धक्का दे रहा है, ठीक है ना, और जो धरती है वो भी उसको ऊपर की तरफ बराबर पुश कर रही है। अगर मान लो मैं एक कागज के ऊपर एक बक्से को रखूं और बक्सा अगर हैवी होगा, ये बॉक्स है फॉर एग्जांपल, ये पेन है, ये हैवी है, तो ये इसको नीचे धक्का दे देगा और ये जमीन या कुछ भी है सरफेस है ये नीचे घिस जाएगा। लेकिन अगर मान लो दोनों का बराबर फोर्स होगा तो ये भी इसको बराबर से ऊपर पुश करेगा, ये भी इसको नीचे, तो इक्वल फोर्स होगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो आपको क्या कह रहा है, ये एक एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स की बात कर दी, लेकिन अर्थ जो होती है ना वो एक्सट्रीमली बड़ी होती है अगर बॉक्स से कंपेयर करोगे। लेकिन बॉक्स का जो एक्सेलरेशन होता है ना वो प्रैक्टिकली 0 होता है। मतलब ये बात कैसे बताइए, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग बताइए। यहाँ पर इसको आप कैसे समझोगे, आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाल लो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आप चाहो तो ऐसे सॉल्व कर लो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। अब यहाँ से आप चीजें समझो कैसे, आपको पता है नेट फोर्स क्या होने वाला है, देखो समझो, आपको पता है नेट फोर्स क्या होने वाला है, नेट फोर्स तो दोनों का 0 ही होने वाला है। तो उस केस में अगर आप किसी का स्पीड भी पता लगाना चाहो, मास तो कुछ भी हो, डज नॉट मैटर, एक्सेलरेशन तो हमेशा 0 ही आएगा। तो यहाँ पर आपको ये कहना चाह रहा है इसमें कि एक्सेलरेशन कभी भी नहीं होता रेस्ट पोजीशन पे, ठीक है ना, क्योंकि नेट फोर्स हमेशा 0 होता है। जैसे मान लो कभी भी किसी चीज को रेस्ट पे रख दोगे, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये रेस्ट पोजीशन है, यहाँ पे मैं इसको पेन को रखा, इसका फोर्स दोनों का सेम है, दोनों का फोर्स सेम है। अब नेट फोर्स 0 हो गया, दोनों रेस्ट पोजीशन पे है, दोनों का एक्सेलरेशन 0 होगा। बस इतनी सी बात कही गई है, यहाँ पे समझ में आ रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं हम एग्जाम्पल की। अगर हम बात करें न्यूटन के थर्ड लॉ की डेली लाइफ में हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ये फिर चीज़ें आपको थोड़ी हो सकता है ज़्यादा क्लियर हो रही हो, चीज़ें हो सकता है आपको थोड़ी ज़्यादा समझ में आए। अगर हम न्यूटन के थर्ड लॉ की बात करें डेली लाइफ में, तो वॉकिंग, व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड आवर फुट पुशेस द ग्राउंड बैकवर्ड। जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारा जो क्या कहते हैं, जैसे आप मान लो आगे बढ़ो तो कभी कभी आपने कभी महसूस अगर किया हो तो जैसे से आप ग्राउंड को धक्का दे रहे हो, ग्राउंड को नहीं, कभी किसी ने ट्रेडमिल यूज करा हो ना तो उसको ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा था। उसको लगता है ऐसा कि मैं ना उस सरफेस को धक्का दे रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ पीछे और फिर आगे बढ़ रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ पीछे आगे बढ़ रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ पीछे आगे बढ़ रहा हूँ। तो जब भी हम ग्राउंड पे वॉक करते हैं तो हम हमारे फुट को पुश करते हैं आगे की तरफ, ठीक है ना,
और ग्राउंड को बैकवर्ड पुश करते हैं, ठीक है ना, मतलब हमारा जो फुट है ना वो ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करता है कि हट, इस तरीके से, ठीक है ना, इसी को हम एक्शन फोर्स कहते हैं। और वहीं पर अगर हम देखें तो हमारा जो फुट है ना वो दूसरा वाला वो फॉरवर्ड की तरफ चला जाता है इक्वल अपोजिट फोर्स में, मतलब हम तो इस कदम से पीछे की तरफ ग्राउंड को मतलब ऐसे अपने पैर से पीछे की तरफ पुश करें, लेकिन हमारा पैर आगे की तरफ जा रहा है, तो हम तो ग्राउंड को इस तरफ पुश करें, ठीक है ना, मतलब ग्राउंड को क्या मतलब एक तरीके से पैर को हम जब करें तो ग्राउंड को हम पीछे कर रहे हैं, बैकवर्ड पुश कर रहे हैं, लेकिन उसी चक्कर में हमारा जो पैर है ना वो आगे की तरफ भी जा रहा है, ठीक है ना, तो उसी केस में एक इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहा है, वो एक रिएक्शन फोर्स है, और यही फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है ना ग्राउंड का, इसी वजह से हम मूव कर पा रहे हैं। अगर ग्राउंड स्लिपरी हुआ फॉर एग्जांपल वो बर्फ से कवर हुआ, बर्फ पे अगर आप चल रहे हो तो आपको पता है फ्रिक्शन कम होता है, आपको पता है ग्राउंड पे जब भी आप कभी चल रहे हो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम होता है, जिस वजह से आप क्या करते हो, आप जो है ना पीछे की तरफ ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकते, मतलब पीछे की तरफ सब चलते हुए एक्शन नहीं दे पाते। देखो ये वाला पैर आप ध्यान से देखो, ये वाला पैर हमारा क्या काम कर रहा है, ग्राउंड को पीछे धक्का दे रहा है, और दूसरा वाला पैर जो है जो हमारा आगे की तरफ है वो रिएक्शन दिखा रहा है, ठीक है ना, यानी कि रिएक्शन रिएक्शन। लेकिन अगर स्लिपरी हुआ या फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम हुआ तो उस केस में क्या होगा, तो क्या होगा, जैसे ही आप उसको एक्सर्ट करोगे, एक बैकवर्ड फोर्स लगाओगे स्लिपरी ग्राउंड पे, तो रिटर्न में क्या होगा, एक फॉरवर्ड फोर्स आएगा, तो उस केस में क्या होगा ना, वॉक करना बड़ा डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग फ्रिक्शन की वजह से ज़्यादा या तो बहुत कम या फिर ज़्यादा या फिर इवन नहीं हम एक्शन दे पाएंगे, यानी कि हम बैकवर्ड ग्राउंड को नहीं पुश कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड पुश करने के लिए यू नीड फ्रिक्शन, उसको होल्ड करके पीछे पुश करो, मतलब जैसे आप चल रहे हो, फॉर एग्जांपल हम चल रहे हैं ऐसे, मतलब इस तरीके से हम चल रहे हैं ऐसे आगे, जैसे एक कदम आगे बढ़ाया, यहाँ से समझते हैं, जैसे एक कदम आगे बढ़ाया, जैसे मतलब एक कदम आगे बढ़ाया, तो क्या हुआ ना, पीछे वाले को देखना, पीछे वाला हमारा ग्राउंड को पीछे मूव करेगा जिस वजह से एक कदम आगे बढ़ेगा, फिर हम इसको पीछे करें, फिर हम उसको पीछे करेंगे तो फिर एक कदम आगे बढ़ेगा, फिर हम इसको पीछे करेंगे एक कदम आगे, तो एक पैर हमारा क्या कर रहा है, एक पैर हमारा ग्राउंड को पीछे धक्का देने की कोशिश कर रहा है और दूसरा फिर अपने आप आगे बढ़ रहा है, यानी कि एक ने एक्शन लगाया, दूसरा रिएक्शन दे रहा है, फिर एक ने एक्शन लगाया, फिर दूसरा रिएक्शन दे रहा है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है ना, जहां पर इक्वल एक्शन का इक्वल रिएक्शन है, लेकिन ये फ्रिक्शन की वजह से, अगर फ्रिक्शन बहुत कम हुआ तो नहीं चल पाएगा ये, है ना। अब जैसे स्विमिंग की बात करते हैं, स्विमिंग में आप क्या करते हो, अपने हाथों को जैसे मान लो ये देखो, तो वो क्या रहा है, एक्शन कर रहे हो, आप एक्शन को आप क्या कर रहे हो, स्विमर जो है ना वो अपने हाथ को ऐसे पीछे की तरफ करता है, यूं यूं यूं, तैरते नहीं हो आप लोग, तो आप क्या कर रहे हो, अपने हाथ से पानी को पीछे की तरफ धकेल रहे हो, जिस वजह से आपकी बॉडी आगे जा रही है, एक्शन, बॉडी आगे जा रही है, रिएक्शन, ठीक है ना। क्लियर है, चलें आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद अगर हम आगे देखें, रिकॉइल ऑफ अ गन, गन को रिकॉइल करते हो जब, देखो ध्यान समझना, जब भी जो ट्रिगर होता है गन का उसको प्रेस किया जाता है, ऐसे जैसे ये गन है इस तरीके से, और फिर आप ऐसे करते हो, मतलब ऐसे जैसे वो होता नहीं है, अरे ऐसे, या आपने ट्रिगर को प्रेस करा, तो जो गन पाउडर होता है ना वो जो कार्ट्रिज के अंदर क्या कहते हैं प्रेजेंट होता है, वो बर्न्स करता है, लगातार बर्न करता है उसको, और जो बर्निंग होता है ना अंदर, मतलब जैसे जो पिस्टल है, पिस्टल के अंदर जो हमारा क्या कहते हैं, पिस्टल के अंदर जो हमारी बुलेट है उसके अंदर गन पाउडर है ना, तो गन पाउडर को जैसे हम उसको, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ये गन है, इसको जब मैं ऐसे प्रेस कर रहा हूँ ऐसे, तो ये मैंने प्रेस करा गन पाउडर को, ठीक है ना, तो देखो ध्यान से देखो, इस केस में देखो, ये हमारा बैरल है यहाँ पर, ठीक है ना, रिकॉइल ऑन गन हमारा, अच्छा फोर्स जो भी लग रहा है बुलेट पे वो एक्शन है, और रिकॉइल जो भी हमारा दिख रहा है, रिकॉइल इन द सेंस गन चलाई, जैसे ये गन चलाई धूम, हाथ ऊपर आता है, ये गन थोड़ा पीछे आता है, मतलब फोर्स गया और उसका एक रिएक्शन आया। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो समझ रहे हैं, ठीक है, देखो क्या हुआ, आपने गन पाउडर पे प्रेस करा जो कार्ट्रिज के अंदर प्रेजेंट है, और वो लगातार बर्न करेगा, ये जो बर्निंग है ना गन पाउडर की, बर्निंग है गन पाउडर की, इसमें लार्ज अमाउंट की हॉट गैसेज होती हैं, ये हॉट गैसेज जो होती है ना वो लगातार एक्सपेंड करती हैं और एक हाई प्रेशर बनाती है गन के अंदर, और जो प्रेशर होता है वो बुलेट को बोलता है कि चल चल आगे जा, ग्रेट फोर्स के साथ एक्शन फोर्स हुआ, और उसी सेम टाइम पे जो गैस है ना वो इक्वल अपोजिट फोर्स लगाती है गन के ऊपर, ठीक है ना, और बैकवर्ड फोर्स लग जाता है गन पे, जिसे हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं, और गन जो होता है ना उसका एक लार्जर मास होता है कंपेयर टू बुलेट्स,
its acceleration is very small, hence it's only move for a short distance backward, which is called recoil. मतलब क्या हुआ समझ लो, गन पाउडर है, मतलब गन के अंदर एक गन पाउडर है, जैसे आपने प्रेस करा, मतलब जैसे जो ट्रिगर है वो दबाया, ट्रिगर है ना, मतलब गन को ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे दबाया है ना, ऐसे धूम ऐसे है ना, ऐसे ऐसे करा, तो उस केस में क्या हुआ, जो अंदर गन पाउडर है वो लगातार बर्न करेगा और एक प्रेशर देगा, प्रेशर से जो उसके अंदर बुलेट होगी ना वो आगे जाएगी, जैसे बुलेट एकदम से बहुत तेजी से आगे जाएगी ना, उसी पर्टिकुलर सेम टाइम पे ध्यान से समझना, वो जो गन है, एक ध्यान समझना, जैसे उसने एक्सर्ट करा एक गैस, तो एक अपोजिट फोर्स डाल दिया गन पे, जैसे ही वो आगे निकली ना तो एक बैकवर्ड फोर्स डाल के गई, मतलब जैसे ही वो आगे गई ऐसे ऐसे आगे गई, उसने गन की तरफ एक बैकवर्ड फोर्स डाला, जिस वजह से हमारा हाथ पीछे गया, दिस इज कॉल्ड रिकॉइल, हाथ पीछे गया, दिस इज कॉल्ड रिकॉइल, और एक्शन गया, एक्शन इधर और इस तरफ रिएक्शन, मतलब कोई भी चीज आप जैसे अभी आपने देखा है क्या कहते हैं, कोई भी आप किसी इंसान को देखो बड़ी गन चला रहा होगा, तो जैसे वो बड़ी गन चला रहा होगा तो ऐसे कर रहा होगा, जैसे मतलब हिट कर रहा होगा, प्रेस कर रहा होगा, ट्रिगर दबा रहा होगा, तो थोड़ा पीछे पीछे आता है ऐसे, बिकॉज जो वो फोर्स आगे जा रहा है ना, वो एक्शन फोर्स है, और जैसे ही वो एक्शन फोर्स है तो वो पीछे की तरफ बैकवर्ड भी फोर्स लगा के जाता है, जो उसका रिएक्शन फोर्स होता है, जब हम कभी मारते हैं तो हमारा हाथ हिल जाता है, तो वो रिएक्शन है बिकॉज ऑफ एक्शन की वजह से, बस इतना ही समझा है इसमें और कुछ नहीं, एग्जांपल याद रखना तुम लोग, ठीक है, समझेंगे जहां पर लिखा है फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स, ठीक है ना, तो इसमें भी न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है, कैसे एक्शन का इक्वल रिएक्शन, वो चीज समझते हैं। सबसे पहले हम जेट एयरप्लेन्स की बात करते हैं, कहता है जेट इंजन जो होता है ना, जो भी एयरप्लेन्स होता है उसके अंदर जेट इंजन होता है, उसमें फ्यूल बर्न करता है विद द हेल्प ऑफ एयर, मतलब एयर की मदद से फ्यूल बर्न करेगा, जो एयर कहाँ से लेगा, एटमॉस्फेयर से लेगा। कहता है दिस बर्निंग प्रोड्यूस वेरी हॉट गैसेस, ये जो बर्निंग, जैसे मतलब क्या हुआ कि उसका जो इंजन है जेट इंजन, वो क्या कर रहा है, आसपास से एयर ले रहा है और फ्यूल को बर्न कर रहा है, तो जैसे ही वो फ्यूल को बर्न करेगा तो बहुत सारी हॉट गैस प्रोड्यूस होगी, और उस हॉट गैसेस की मदद से क्या होगा, वो बैक की तरफ इंजन को हाई स्पीड पे धक्का देगा, बैक पे हाई, मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये अपना एयरप्लेन है, तो बैक साइड से लाइक पीछे की तरफ एक पुश करेगा उसको, ठीक है ना, और बैकवर्ड पुश जो होगा ना इन गैस का, वो एक्शन फोर्स कहलाएगा, और वहीं पर न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा, जो ये कहेगा कि इक्वल और अपोजिट रिएक्शन जो है ना एयरप्लेन पे लगेगा, यानी कि अब न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा, पीछे की तरफ इंजन उसको बैकवर्ड पुश कर रहा है, तो सेम जो एयरप्लेन है अपना वो आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करेगा हाई स्पीड से, ठीक है ना, लेकिन एक जेट एयरप्लेन जो होता है ना वो स्पेस में नहीं फ्लाई कर सकता, बिकॉज उसको एयर नहीं मिलेगी, स्पेस में एयर नहीं होती, ठीक है ना, उसको एयर चाहिए, है ना, और उसको जायज बात है कि उसको एक प्रेशर चाहिए गैस से, तो भैया जब एयर ही नहीं होगी तो फ्यूल बर्न नहीं होगा, प्रोड्यूस नहीं होगी गैस, और जब गैस प्रोड्यूस नहीं होगी तो पीछे की तरफ उसको पुश नहीं करेगी, तो वो आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा, ठीक है, जिसको हम समझेंगे कि रॉकेट उसके लिए यूज होता है। लेकिन एयरप्लेन कैसे रन करता है, फ्यूल बर्न होता है, बैकवर्ड पुश करता है, दैट इज एक्शन, यानी कि जो आप एयरप्लेन उड़ता हुआ देख रहे हो या भागता हुआ चलता, मतलब चलता हुआ देख रहे हो आप, दैट इज अ रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ का एक्शन का वो रिएक्शन है, वो एक्शन नहीं है, एक्शन फ्यूल बर्न हो रहा है, उसको पीछे की तरफ खींच रहा है, और उसका रिएक्शन आगे की तरफ है। वहीं पर अगर हम बात करें रॉकेट की, तो रॉकेट के अंदर फ्यूल को स्टोर करा जाता है ऑक्सीजन के साथ, क्यों, क्योंकि भाई स्पेस में जाएगा, ऑक्सीजन होगी नहीं, मतलब वो अपनी ऑक्सीजन अपने साथ लेके चल रहा है, उसे फ्यूल बर्न करना है आगे पीछे बढ़ने के लिए, तो जैसे स्पेस में जाएगा देखेगा एयर नहीं है, एयर नहीं है तो क्या करेगा, तो उस केस में भाई जब एयर होगा ही नहीं उसको, तो वो आगे बढ़ने के लिए क्या करेगा, अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करेगा, तो अपने साथ ऑक्सीजन, तो मतलब क्या होगा ना, अपने साथ ऑक्सीजन कैरी कर रहा है अपने खुद के अंदर, तो जैसे उसको फ्यूल बर्न करना पड़ेगा, एनर्जी चाहिए, उसके लिए वो खुद अपने साथ ऑक्सीजन लेके चलेगा, तो जैसे ही फ्यूल बर्न होगा, हॉट गैसेस प्रोड्यूस होगी, और उससे हाई स्पीड पे वो आगे की तरफ, मतलब पीछे की तरफ उसको प्रेशर देगा, एक्शन सेम एक्शन पीछे की तरफ, और रिएक्शन आगे की तरफ, तो गैस जो है डाउनवर्ड रश करेगी, एक्शन फोर्स आएगा, और फिर इक्वल अपोजिट फोर्स, थर्ड न्यूटन का थर्ड लॉ, उसको ऊपर की तरफ पुश करेगा, और इसीलिए जेट एयरप्लेन्स की तरह नहीं है, रॉकेट जो होते हैं ना वो आउटर स्पेस में भी काम कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अपने साथ एयर लेके चलते हैं, वो एटमॉस्फेयर में एयर नहीं होती, अपने साथ एयर लेके चलते हैं, ये देखो इसका एक्शन रिएक्शन, नीचे की तरफ एक्शन, ऊपर की तरफ रिएक्शन, अपने साथ रॉकेट जो है वो एयर लेके चल रहा है। अब सेम बलून में भी आपने कभी देखा, वो होती नहीं इतनी बड़ी सी, बड़े सी इतना गुब्बारा मिलता है, उसको पहले आप फुला देते हो, है ना, बहुत बड़ा सा फुला देते हो, और फिर आप उसको जब छोड़ते हो तो हवा पीछे की तरफ निकलती है, लेकिन वो आगे की तरफ जाता है, बस इसको क्या एक्सप्लेन करूँ, वो चीज समझ ही आप, वो चीज खेली है आपने बचपन में, तो ये पीछे की तरफ एक्शन जाता है और वो आगे की तरफ बढ़ता है, वो उसका रिएक्शन है, ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं।
बोट की अगर हम बात करें, आप क्या कर रहे हो पीछे की तरफ, है ना, बोट कर रहे हो पीछे की तरफ, आप क्या कर रहे हो, आप एक्शन पीछे की तरफ कर रहे हो लेकिन बोट आपका आगे बढ़ रहा है, तो एक्शन का रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ। फिर वहीं पे अगर हम बात करें होस पाइप है जिसे फायर फाइटिंग हम कहते हैं, तो इसमें क्या होता है ना, वो बैकवर्ड की तरफ पुश करते हैं और एक्शन आगे की तरफ जा रहा है, मतलब एक्शन आगे जा रहा है लेकिन आप देखते हो वो पीछे की तरफ आने लगे, संभाल नहीं पा रहा होता। फायरमैन जो है वो एक लंबा सा हॉस पाइप यूज करता है स्प्रे करने के लिए वाटर को, जहां पर ग्रेट फोर्स होता है फायर के अंदर, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि देखो, वो एक लंबा सा हॉस पाइप यूज कर रहा है पानी को स्प्रे करने के लिए, तो उसमें ग्रेट फोर्स है, ठीक है ना। तो इनसाइड जो हॉस पाइप है, वाटर जो है ना बहुत हाई प्रेशर में है, तो हॉर्स जो है ना वो उसको पुश करेगा आगे की तरफ, ठीक है ना, हॉर्स है यहाँ पर, ये पुश करेगा उसको आगे की तरफ, लेकिन जो जो पुश हो रहा है, आगे जा रहा है, पुश फॉरवर्ड, वो एक एक्शन फोर्स है, ठीक है ना। लेकिन रिएक्शन क्या हो रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ आपको पता है, जैसे आगे की तरफ बहुत ज्यादा पुश जा रहा है, तो पीछे की तरफ भी थोड़ा उसको बैकवर्ड फोर्स आएगा, तो आगे की तरफ पानी डाल रहा है बट पीछे भी थोड़ा उसका फोर्स आएगा, संभाल नहीं पाएगा। फायरमैन पे क्या होगा भैया, उसको बहुत बढ़िया तरीके से पकड़ना पड़ेगा, वरना फिर जर्क आएगा, उसको हिलेगा वो, है ना, समझ रहे हो। तो उसको फायरमैन को ना अच्छे से लाइक टाइटली होल्ड करना पड़ेगा, बेसिक सी बात है, वो पिस्टल वाली कहानी की, पिस्टल ढंग से पकड़ोगे नहीं तो फिर हाथ वाथ पे भी लग सकती है, बड़ी पिस्टल होगी तो ज्यादा एक्शन है, तो ज्यादा रिएक्शन आएगा, तो हर्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। ये वाला अच्छा है, ध्यान से समझना। तो अगर हम घोड़े की बात करें, तो घोड़ा क्या होता है ना, कार्ट को पुल करता है। अब इसमें क्या है, देखो दो चीजें, एक तो घोड़ा है और घोड़े का पहिया है पीछे लगा हुआ है। तो क्या हो रहा है भैया, ध्यान समझना, कि जब भी एक हॉर्स पुल करता है कार्ट को विद हार्नेस, इट अप्लाइड अ फॉरवर्ड फोर्स। तो जायज बात है, घोड़ा आपको पता है घोड़ा चल रहा है पैरों से, तो पैरों से जब चलेगा तो आप समझ चुके हो ऊपर कि वो जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाएगा, मतलब आप राइट कदम आगे बढ़ाते हो, तो आप उसको क्या करते हो, उसको पुश करते हो, जमीन को पुश करते हो और आप आगे की तरफ बढ़ते हो, तो फॉरवर्ड मूव होता है ना, बैकवर्ड पीछे की तरफ धकेलते हो और आपका दूसरा पहिया आगे, दूसरा पैर आगे आता है। आप एक राइट पैर से पीछे की तरफ जमीन को धकेलते हो, आपका लेफ्ट पैर आगे जाता है, फिर लेफ्ट पैर को जमीन की तरफ धकेलते हो तो राइट पैर आगे आता है। यही तो चीज होती है, तो घोड़ा भी यही काम कर रहा है, ठीक है ना। तो सेम टाइम, लेकिन इसमें क्या है ना, वो फॉरवर्ड फोर्स लगा रहा है कार्ट पे, लेकिन उसी सेम टाइम पे यार देखो बैकवर्ड फोर्स लग रहा है। अब देखो खुद सोचो, जब घोड़ा पैर से आगे बढ़ा रहा होगा तो जो कार्ट है ना उसके पीछे, वो पीछे की तरफ अपोजिट रिएक्शन दिखाएगी, आप आगे की तरफ भाग रहे हो, मतलब घोड़ा आगे की तरफ चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो पीछे उसके बैल गाड़ी रखी, मतलब घोड़ा गाड़ी है जो, वो पीछे की तरफ फोर्स करेगी, तो इसका मतलब तो मूवमेंट नहीं हो पा रही। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब मूवमेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो ये दोनों बॉडी जो है ना वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती, मतलब कहने का मतलब है डिफरेंट बॉडीज हैं, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती, क्यों, वो समझते हैं। एक्चुअल में मूवमेंट किस वजह से होती है ना, वो हम समझते हैं। कहता है अगर ओनली हॉर्स और कार्ट जो है ना वो एक दूसरे को खींच रहे हो तो कोई भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि देखो घोड़ा आगे खींच रहा है और वो एक्शन है, और फिर जायज बात है गाड़ी पीछे की तरफ भागेगी, वो उसका रिएक्शन है, तो इस चक्कर में दोनों अपोजिट तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो कोई मूवमेंट होगी नहीं। लेकिन फिर भी हम घोड़ा गाड़ी में देख रहे हैं, घोड़ा गाड़ी को मूव करा पा रहा है, वो किस वजह से मूव करा पा रहा है, घोड़ा एक्चुअल में ग्राउंड को, समझ रहे हो, घोड़ा ना जो है ना ग्राउंड को जो है ना क्या कहते हैं, पुश करता है ग्राउंड को बैकवर्ड। अब जायज बात उसका पैर है, पैर को वो ग्राउंड को जबरदस्ती फोर्स करने की कोशिश कर रहा है, मतलब ग्राउंड पे बैकवर्ड मूवमेंट लगा रहा है जिसमें से वो आगे बढ़ पाए, ठीक है ना। तो ग्राउंड फिर उसको फॉरवर्ड मूव देगा कि भैया तू मुझे पीछे करने की कोशिश कर रहा है, ले एक्शन का रिएक्शन ले, ग्राउंड उसको आगे करने की तरफ, घोड़ा गाड़ी की बात नहीं कर रहे अभी हम। और स्ट्रॉन्गर, अगर अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, जितना ज्यादा उसका बैकवर्ड मूवमेंट होगा उतना ज्यादा उसका स्ट्रॉन्गर फॉरवर्ड पुश होगा, और इस वजह से गाड़ी आगे मूव कर पाएगी। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, इसमें पहिया भी फ्रिक्शन लगा रहा होता है, पहिया पूरी कोशिश करेगा ना जमीन कि उसको आगे ना बढ़ने दे, तो अगर फ्रिक्शन का फोर्स कम होता है और घोड़ा ज्यादा पैर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है या ज्यादा उसका फोर्स लग रहा है, तो वो गाड़ी को घुमा पाएगा। मतलब ध्यान से समझो, पहली बात ये समझो, ये घोड़ा है, ये गाड़ी है, घोड़ा अपना आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, एक्शन, गाड़ी पीछे उड़ने की कोशिश करेगी, अपोजिट रिएक्शन, कोई नहीं मूव कर पा रहा। बट लेकिन जो घोड़ा है वो अपने पैर पे बैकवर्ड मूवमेंट मारेगा जमीन पे, जिस वजह से वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन पीछे गाड़ी है, गाड़ी में फ्रिक्शन लगा हुआ है, पहिया फ्रिक्शन लगा है, फ्रिक्शन की वजह से वो मूव नहीं कर पाएगी। तो घोड़े को फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर फ्रिक्शन से वो ज्यादा फोर्स लगा पाता है तो गाड़ी आगे मूव कर पाएगी। लेकिन अगर घोड़ा ज्यादा फ्रिक्शन से फोर्स नहीं लगा पा रहा तो हो सकता है कि वो आगे ना बढ़ पाए। अगर हम उसमें बहुत सारा सामान रख दें, घोड़ा गाड़ी में पीछे की तरफ बहुत सारा सामान रख दें, तो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, वेट की वजह से फ्रिक्शन ज्यादा, अगर वेट की वजह से फ्रिक्शन ज्यादा हुआ तो घोड़ा बैकवर्ड मूवमेंट अपनी करेगा तो सही, लेकिन वो इतना फोर्स नहीं लगा पाएगा जितना फ्रिक्शन का फोर्स है, जिस वजह से मूवमेंट नहीं हो पाएगी। बेसिक सी तो बात है। तो खत्म अपना चैप्टर, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको चैप्टर की थ्योरी लास्ट में अच्छे से समझ में आ गई होगी।